हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी 24 उदयपुर में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक्सेस कैपेसिटी के बारे में चेम्बरलिन का क्या कंसेप्ट है उसको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में हमने एक्सेस कैपेसिटी क्या होती हैं और मोनोपोलिस्टिक मार्केट और परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में एक्सेस कैपेसिटी क्या होती हैं उसको हमने समझने का प्रयास किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप एक्सेस कैपेसिटी का क्या मीनिंग होता है उसको समझ सकते हैं। आज देखिए एक्सेस कैपेसिटी के बारे में चेम्बरलिन के क्या विचार थे उनको आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि जो एक्सेस कैपेसिटी है उसका संबंध किससे, एक तरह से लॉन्ग रन से है। एक फर्म जब लॉन्ग रन में इक्विलिब्रियम की कंडीशन में होती है, परफेक्ट कंपटीशन में जो लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम होता है वहां पे क्या होता है, एवरेज कॉस्ट मिनिमम होती है, और ऐसी कंडीशन में परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म जो होती है उसके सामने कोई एक्सेस कैपेसिटी नहीं होती है। लेकिन जो मोनोपोलिस्टिक फर्म होती हैं, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की अगर हम बात कर रहे हैं, जो फर्म होती हैं उसका इक्विलिब्रियम का जो लेवल होता है वो एवरेज कॉस्ट जहां पे मिनिमम होती हैं उससे लेफ्ट साइड में जहां पर एवरेज कॉस्ट क्या हो रही है, कम हो रही है, उसके किसी एक बिंदु पर होता है। और इस वजह से जो एक्चुअल लेवल ऑफ आउटपुट है, आउटपुट का जो उत्पादन का जो वास्तविक स्तर है और अनुकूलतम उत्पादन का जो स्तर होता है न्यूनतम लागत के ऊपर, उन दोनों के बीच में जो अंतर होता है जिसको एक तरह से क्या कहा जाता है, एक्सेस कैपेसिटी। तो देखिए परफेक्ट कंपटीशन मार्केट जो होता है उसमें फर्म के सामने एक्सेस कैपेसिटी कितनी होती है, जीरो होती है। लेकिन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में एक तरह से एक्सेस कैपेसिटी होती है। तो देखिए प्रोफेसर चेम्बरलिन क्या कहते हैं कि जो आउटपुट का आइडियल लेवल होता है परफेक्ट कंपटीशन में, एक तरह से जो वस्तुएं होती हैं वो समरूप होती हैं, होमोजीनियस होती हैं, और इस वजह से जो डिमांड कर्व है वो किस तरीके का होता है, एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है, जिसको हम क्या कह सकते हैं, हॉरिजॉन्टल कहते हैं। तो परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म के सामने जो डिमांड कर्व है वो हॉरिजॉन्टल होता है, एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है, और इस वजह से लॉन्ग रन का जो इक्विलिब्रियम होता है उस कंडीशन में एवरेज कॉस्ट, जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट है उसके मिनिमम पॉइंट पर, जो लोवेस्ट है एवरेज कॉस्ट उसके मिनिमम पॉइंट पर एक तरह से क्या होता है, इक्विलिब्रियम होता है। इस वजह से परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म के सामने एक्सेस कैपेसिटी नहीं होती है। और ये जो आउटपुट का लेवल है ओ से लेकर क्यू, ये एक तरह से क्या होता है, आइडियल लेवल इसको कहा जा सकता है, ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट कहा जा सकता है पूरे समाज के हिसाब से। ठीक है, व्यू पॉइंट ऑफ सोशल वेलफेयर, सामाजिक कल्याण की दृष्टि से अगर हम देखें तो ये जो उत्पादन का स्तर होता है वो एक तरह से क्या होता है, आदर्श होता है, आइडियल होता है, इसको हम ऑप्टिमम भी कह सकते हैं। क्लियर कि देखिए जो परफेक्ट कंपटीशन में फर्में जो होती हैं उनका जो प्रोडक्शन होता है वो कैसा होता है, वो जो गुड्स बनाती है वो कैसी होती हैं, समरूप होती हैं, होमोजीनियस होती हैं, और लॉन्ग रन में उनका जो इक्विलिब्रियम होगा, परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म का लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम कहां पे होता है, जहां पर लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट क्या होती है, मिनिमम होती है, जैसे कि इस ई पॉइंट पर मिनिमम है। तो ये जो स्तर है, ये जो लेवल, इसको एक तरह से क्या कहा जाता है, आइडियल लेवल कह सकते हैं, जो सामाजिक दृष्टि से एक तरह से क्या होता है, अनुकूल या अच्छा माना जाता है। लेकिन प्रोफेसर चेम्बरलिन जो कहते हैं वो क्या कहते हैं कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में ये जो आउटपुट का लेवल है इसको एक तरह से आदर्श नहीं कहा जा सकता है, इसको आइडियल नहीं कह सकते हैं। क्लियर कि जो परफेक्ट कंपटीशन में आइडियल लेवल होता है आउटपुट का, उसको मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, एकाधिकारी प्रतियोगिता में आदर्श, आइडियल नहीं माना जा सकता है। क्योंकि देखिए प्रोफेसर जो चेम्बरलिन थे उनका क्या मानना है कि जो मार्केट मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता है उसमें एक तरह से क्या होता है, जो गुड्स होती हैं वो डिफरेंशिएट होती हैं, प्रोडक्ट डिफरेंशिएट होता है। प्रोडक्ट डिफरेंशिएट का मतलब क्या हो गया, वस्तु विभेद का मतलब क्या हो गया कि सारी वस्तुएं जो होती है वो एक जैसी नहीं होती, उनमें एक तरह से अंतर पाया जाता है। ये अंतर उसकी क्वालिटी का हो सकता है, उसका शेप हो सकता है, उसकी साइज हो सकती है, उसका कलर हो सकता है, उसका ब्रांड हो सकता है, डिफरेंट तरीके से उनमें एक तरह से क्या होता है, अलग अलग होता है, मतलब उसमें अंतर पाया जाता है, कहने का मतलब जिसको एक तरह से क्या कहा जाता है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। जबकि
परफेक्ट कंपटीशन में तो क्या होता है, होमोजीनियस प्रोडक्ट होता है, लेकिन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन पाए जाने की वजह से, वस्तुओं में अंतर पाए जाने की वजह से ये जो आउटपुट का लेवल है वो आइडियल नहीं होता है। साथ ही साथ परफेक्ट कंपटीशन में तो क्या होता है, डिमांड कर्व एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है, हॉरिजॉन्टल होता है, लेकिन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या होता है, डिमांड कर्व डाउनवर्ड होता है, नीचे की ओर गिरता होता है। और साथ ही साथ फर्मों का प्रवेश एक तरह से इसमें स्वतंत्र होता है। देखिए जो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है उसमें भी फर्मों की जो एंट्री है वो फ्री होती हैं, मोनोपोलिस्टिक में भी एक तरह से क्या होती है, फ्री होती हैं, लेकिन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या होता है, डिमांड कर्व जो है वो डाउनवर्ड स्लोप का होता है। और डाउनवर्ड स्लोप का मतलब क्या हो गया कि इस मार्केट में एक तरह से एक्टिव प्राइस कंपटीशन होता है, कि ये जो सक्रिय कीमत प्रतियोगिता होती है वो एक तरह से पाई जाती हैं। और जो प्राइस कंपटीशन है उसकी वजह से दीर्घकालीन संतुलन जो होता है, लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम, वो कहाँ पे होता है, LAC के न्यूनतम पॉइंट पर, मिनिमम पॉइंट पर नहीं होगा। जैसे ये LAC है, इसका माना कि ये K जो है वो मिनिमम पॉइंट है, लोवेस्ट पॉइंट है। तो जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है उसमें फर्म का जो इक्विलिब्रियम होगा वो इस K पॉइंट से लेफ्ट साइड में कहीं पर होगा, मतलब इस वाले पार्ट में होगा कहीं पर भी। इसका मतलब क्या हो गया एक तरह से कि जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है उसमें इक्विलिब्रियम कहाँ पे होगा, इस LAC के लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट के मिनिमम पॉइंट पर नहीं होगा। लेकिन क्या कहते हैं कि जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है उसमें एक तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है, और इस वजह से जो डिमांड कर्व है वो एक तरह से क्या होता है, डाउनवर्ड होता है। और डिमांड कर्व डाउनवर्ड नीचे की ओर गिरता होता है, साथ ही साथ इसमें नई फर्मों की जो एंट्री है वो फ्री होती हैं। और साथ ही साथ क्या होता है, इसमें एक्टिव प्राइस कंपटीशन पाया जाता है, और एक्टिव प्राइस कंपटीशन और फ्री एंट्री पाई जाने की वजह से क्या होता है, जो मोनोपोलिस्टिक फर्म का इक्विलिब्रियम होता है वो कहाँ पे होता है, LAC कर्व का जो मिनिमम पॉइंट है उससे लेफ्ट साइड में कहीं पे होता है। साथ ही साथ प्रोफेसर चैम्बरलिन जो हैं उनका क्या मानना है कि जो वस्तु विभेदीकरण है, जो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है, वो एक तरह से क्या होता है, वस्तु का एक तरह से वो गुण होता है, वस्तु की एक तरह से ये क्वालिटी होती है। ठीक है, कि जो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है वो एक तरह से क्या है, वस्तु का पाया जाने वाला एक तरह से गुण है, उसकी क्वालिटी है, और वो एक तरह से उसकी लागत को दर्शाता है, उसकी एक गुण की, क्वालिटी की। जो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन की बात कर रहे हैं वो एक तरह से वस्तु का गुण होता है, उसकी एक लागत होती है, और इस वजह से संतुलन जो होगा लॉन्ग रन में वो कहाँ पे होगा, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट में जो मिनिमम पॉइंट होता है उससे लेफ्ट साइड में होगा। अब इसका मतलब क्या हो गया कि मोनोपोलिस्टिक फर्म जो हैं वो जितना प्रोडक्शन कर रही है लॉन्ग रन में, प्रोडक्ट वो बना रही, जितना वो प्रोडक्शन कर रही है उसका जो वास्तविक उत्पादन है और न्यूनतम लागत पर जो उत्पादन है, इन दोनों का जो अंतर है, डिफरेंस, वो एक तरह से क्या होगा, जो डिफरेंशिएट गुड हैं, जो वस्तु विभेदीकृत हैं, उनकी एक तरह से लागत के बराबर होता है, न कि एक्सेस कैपेसिटी को दर्शाता है। देखिए एक्सेस कैपेसिटी में जैसे हमने पढ़ा था कि एक्सेस कैपेसिटी क्या होती है, एक तरह से कि एक फर्म जो है, मोनोपोलिस्टिक फर्म है, उनके द्वारा जो प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, जो एक्चुअल में प्रोडक्शन हो रहा है, वास्तविक जो उत्पादन होता है, और जो मिनिमम कॉस्ट है, लॉन्ग रन मिनिमम कॉस्ट पर जो प्रोडक्शन हो रहा है, उन दोनों का जो डिफरेंस है, प्रोफेसर चैम्बरलिन ने इन दोनों के डिफरेंस को क्या कहा, एक तरह से प्रोडक्ट डिफरेंशिएट जो गुड है उसकी कॉस्ट का है। मतलब ये एक्सेस कैपेसिटी नहीं है। ऐसा तभी हो सकता है जब बाजार में प्राइस जो है उसमें एक तरह से क्या होना चाहिए, कंपटीशन होना चाहिए। मतलब जो उपभोक्ता हैं वो अपनी इच्छा के अनुसार जो वस्तु खरीदना चाहें उस वस्तु को वो खरीद सकते हैं, मतलब डिजायर्ड इन इटसेल्फ की वो बात करते हैं। प्रोफेसर चैम्बरलिन क्या कहते हैं कि जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता है उसमें वस्तु विभेद पाए जाने से उपभोक्ता अपनी जो चीज वो परचेज करना
करना चाहता है, जो चीज़ वो पसंद करता है, जो उसकी इच्छा होती है, अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी रुचि के अनुसार वो क्या करता है, उस वस्तु को वो खरीद लेता है। माना कि जैसे मार्केट में दो साबुन बनाने वाली कंपनियां हैं, एक तो हैं लक्स हैं और दूसरी हैं लाइफ बॉय हैं। अब उपभोक्ता जिस वस्तु को वो पसंद करता है, जो उस वस्तु मतलब जिस वस्तु को खरीदने की उसकी इच्छा है, अपने द्वारा चाही गई वस्तु की, अपने द्वारा जो वस्तु वो अच्छी लगती है, उसको जो इच्छा है, चाहे वो इस लक्स साबुन का प्रयोग कर सकता है, चाहे वो लाइफ बॉय, जिस साबुन को वो खरीदना चाहे वो खरीद सकता है। इसको एक तरह से क्या कहते हैं, डिजायर्ड इन इटसेल्फ। तो देखिए, जो मोनोपोलिस्टिक मार्केट है उसमें क्या होता है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है, वस्तुएं जो होती है उसमें कुछ अंतर पाया जाता है। ये अंतर वास्तविक हो सकता है, कलर के हिसाब से अंतर हो सकता है, क्वालिटी के हिसाब से अंतर हो सकता है, लेकिन उपभोक्ता इनमें से जिस चीज को खरीदना चाहता है, उसकी जो इच्छा होती है, अपनी इच्छा के अनुसार जिस चीज को वो खरीदना चाहता है उसको वो खरीद सकता है। तो ऐसा कब होगा, मतलब कि जो वास्तविक उत्पादन है और न्यूनतम लागत के जो उत्पादन हो रहा है, वो दोनों का जो अंतर, उसको एक्सेस कैपेसिटी नहीं कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो वस्तुएं एक तरह से क्या है, समरूप नहीं होती हैं। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में वस्तुएं किस प्रकार की होती हैं, डिफरेंशिएट होती हैं, प्रोडक्ट डिफरेंशिएट इसमें पाया जाता है। तो क्लियर हो गया आपको कि प्रोफेसर चैम्बरलिन क्या मानते हैं कि जो एक्सेस कैपेसिटी है वो इन दोनों का डिफरेंस नहीं होगा। जो वास्तविक उत्पादन है और न्यूनतम लागत पर उत्पादन है, उसके अंतर को एक्सेस कैपेसिटी, आदि की क्षमता नहीं कहा जा सकता है। अब देखिए, इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक डायग्राम को लेते हैं, उस डायग्राम से हम फिर समझेंगे कि अब देखिए, चैम्बरलिन का ये जो कॉन्सेप्ट है उसको समझने के लिए हम इस एक डायग्राम का यूज़ करते हैं। इस डायग्राम में हमने ओ एक्स एक्सिस पर एक तरह से प्रोडक्शन या आउटपुट को लिया है, और ओ वाई एक्सिस जो है, इधर हमने कॉस्ट, रेवेन्यू और प्राइस को लिया है। अब देखिए, इसमें हमारा एक तो ये लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट है, साथ ही साथ हमने यहाँ पे दो डिमांड कर्व लिए हैं। ठीक है, ये जो हमारा डिमांड कर्व है डी पी, ठीक है, डीपी, ये जो डिमांड कर्व एक तरह से परसीव डिमांड कर्व है, जिसको हिंदी में अनुभूतियां आत्मगत मांग वक्र कह सकते हैं। अब देखिए, ये जो परसीव डिमांड कर्व है वो एक तरह से क्या दर्शाता है, एक फर्म के द्वारा उत्पादित वस्तु की मांग कितनी है, उसकी मांग को प्रकट करता है। जब ग्रुप में जितनी भी फर्में हैं, ग्रुप की अन्य सभी फर्मों के द्वारा उत्पादित वस्तुओं की कीमतें अगर स्थिर रहती हैं, तो ऐसी स्थिति में एक वस्तु की जो मांग, एक फर्म के द्वारा उत्पादित वस्तु की मांग को हमने किसके द्वारा प्रदर्शित किया है, इस मांग वक्र के द्वारा प्रदर्शित किया है। इसी तरीके से दूसरा जो हमारा डिमांड कर्व ये है डी डी, ये एक तरह से इसको हम क्या कहते हैं, प्रोपोर्शनल डिमांड कर्व कहते हैं। ये फर्म का मांग वक्र है। कब है, जब पूरे ग्रुप में जितनी भी फर्में हैं उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन हो जाए, और ये जो कीमतों में परिवर्तन हो रहा है वो समान अनुपात में होता है, एक ही डायरेक्शन में होता है। तो जब ग्रुप की सभी फर्मों के द्वारा उत्पादित वस्तुओं की कीमतों में समान अनुपात में एक ही डायरेक्शन में अगर परिवर्तन होता है, तो इसको प्रकट करने के लिए हमने ये जो डिमांड कर्व है डी डी, प्रोपोर्शनल डिमांड कर्व को हमने लिया है। अब देखिए, लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम की बात की जाए तो लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम के लिए क्या जरूरी है, एक फर्म की वस्तु का जो मांग वक्र है या जो एवरेज रेवेन्यू कर्व भी हो सकता है, जब अन्य सभी फर्मों के द्वारा उत्पादित वस्तुओं की कीमत स्थिर रहे। तो ये जो हमारा डिमांड कर्व है, जिसको हम परसीव डिमांड कर कहते हैं, ये एक तरह से क्या करना चाहिए, इस LAC कर्व को टच करना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि जो हमारा प्रोपोर्शनल डिमांड कर्व है वो उसको काटे एक तरह से। तो ये जो हमारी कंडीशन है लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम के लिए, जो कंडीशन हमारी है कि जो AR है वो AC के इक्वल होना चाहिए। और इक्वल कब होगा, जब जो हमारा डिमांड कर्व है, AR कर्व है, उसको LAC कर्व टच करेगा। तो ये जो LAC कर्व हमारा है वो डिमांड कर्व DP, ये जो है उसको कहाँ पे टच कर रहा है, इस E पॉइंट पर। और साथ ही साथ इस E पॉइंट पर हमारा जो डिमांड कर्व है, प्रोपोर्शनल डिमांड कर्व, उसको इंटरसेक्ट भी कर रहा है, उसको काट भी रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि लॉन्ग रन में
इक्विलिब्रियम जो होगा वो कहाँ पे होगा, इस ई लेवल पर होगा। और इसी कंडीशन में फर्म का जो प्रोडक्शन है वो कितना होगा, ओ से लेकर पी तक प्रोडक्शन किया जाएगा। और देखिए ये जो ई पॉइंट हमारा है, देखिए जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट है वो मिनिमम कहाँ पे है, इस के पॉइंट पर है। लेकिन मोनोपोलिस्टिक फर्म का जो इक्विलिब्रियम है वो कहाँ पे होगा, इस ई पॉइंट पर होगा, जहां पर लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट क्या हो रही है, एक तरह से कम हो रही है। तो एलएसी का जो डाउनवर्ड स्लोप है, गिरता हुआ भाग है, वहीं पर एक तरह से संतुलन हो जाएगा। और इसी पॉइंट को प्रोफेसर चैम्बरलिन ने क्या कहा है, आइडियल लेवल ऑफ आउटपुट या ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट जो है वो कौन सा है, ओ से लेकर एम तक है। क्लियर हो गया। ई बिंदु पर जो संतुलन की स्थिति है, यहाँ पर उत्पादन कितना है, ओ से लेकर एम तक है। ओ से लेकर एम तक का उत्पादन का जो स्तर है, प्रोफेसर चैम्बरलिन ने इसी को क्या कहा, एक तरह से आइडियल आउटपुट कहाँ है, आइडियल लेवल कहाँ है। ओ से लेकर एन लेवल को एक तरह से आइडियल लेवल नहीं कहते हैं, क्योंकि एलएसी का ये न्यूनतम बिंदु है, लेकिन प्रोफेसर चैम्बरलिन इसको आइडियल आउटपुट नहीं मानते हैं, उत्पादन का आदर्श स्तर नहीं मानते हैं। यहाँ पर जो एक्सेस कैपेसिटी है वो एक तरह से कितनी होगी, प्रोफेसर चैम्बरलिन के अनुसार 0 होगी। क्लियर हो गया। तो प्रोफेसर चैम्बरलिन के अनुसार आइडियल आउटपुट कितना होगा, ओ से लेकर एम तक होगा, ओ से लेकर एन तक नहीं होगा, जैसा कि परफेक्ट कंपटीशन में होता है। तो ये जो ई पॉइंट पर लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम है, प्रोफेसर चैम्बरलिन ने इसी लेवल पर जो आउटपुट है, इस ई पॉइंट पर जो आउटपुट का लेवल है ओ से लेकर एम तक, इसको वो आइडियल लेवल कहते हैं। अब देखिए इस कंडीशन में क्या है कि मार्केट में एक तरह से क्या है, एक्टिव कंपटीशन, एक तरह से जो प्राइस का कंपटीशन पाया जाता है वो यहाँ पर एक तरह से अवेलेबल है। लेकिन यहाँ पर एक तरह से एक्सेस कैपेसिटी नहीं है। एक्सेस कैपेसिटी कितनी है इस लेवल पर, 0 है इस लेवल पर। इसी लेवल को प्रोफेसर चैम्बरलिन क्या कहते हैं, ऑप्टिमम आइडियल लेवल कहते हैं। और यहाँ पर एक्सेस कैपेसिटी नहीं है। अब देखिए एक्सेस कैपेसिटी कब होगी, जब बाजार में फर्मों का जो प्रवेश है वो फ्री होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो कीमत प्रतियोगिता थी वो कीमत प्रतियोगिता नहीं होनी चाहिए, प्राइस कंपटीशन नहीं होना चाहिए। जब बाजार में प्राइस कंपटीशन नहीं होगा तभी क्या हो सकता है, एक्सेस कैपेसिटी हो सकती है। अभी हमने जो डिस्कस किया था इस ई पॉइंट पर हमने देखा कि बाजार में एक तरह से क्या है, प्राइस कंपटीशन को हमने मान लिया था। और प्राइस कंपटीशन क्रियाशील है एक तरह से, इसलिए क्या होता है, आइडियल आउटपुट का लेवल जो है वो ओएम नहीं होगा, ऐसा प्रोफेसर चैम्बरलिन मानते हैं। चैम्बरलिन क्या कहते हैं कि जब बाजार में फर्म की जो एंट्री है वो फ्री होती हैं, और साथ ही साथ जब प्राइस कंपटीशन नहीं होगा तो इसी कंडीशन में क्या होगा, एक्सेस कैपेसिटी हो सकती है। अब देखिए शॉर्ट रन की अगर हम बात करें अल्पकाल में, तो अल्पकाल में फर्म का जो इक्विलिब्रियम वो कहाँ पे होगा, इस एस पॉइंट पर होगा, जहां पर प्रोपोर्शनल डिमांड कर्व और हमारा जो परस्यूट डिमांड कर्व है वो एक तरह से क्या है, बराबर है। तो प्रोफेसर जो चैम्बरलिन है वो क्या कहते हैं कि अल्पकाल में शॉर्ट रन में इक्विलिब्रियम कहाँ पे होगा, इस एस पॉइंट पर होगा। और एस पॉइंट पर अगर हम देखें, देखिए जो हमारी शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर इतना है और इक्विलिब्रियम है इस पॉइंट पर, मतलब क्या हो गया, एवरेज कॉस्ट के कंपैरिजन में एवरेज रेवेन्यू एक तरह से क्या है, ज़्यादा है। यहाँ पर फर्म को क्या हो रहा है, एबनॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है, अतिरिक्त लाभ हो रहा है। क्लियर हो गया। यहाँ पर फर्म को अतिरिक्त लाभ होता है, कब होता है, शॉर्ट रन में। अल्पकाल में एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट होता है एस पर। अब देखिए जब शॉर्ट रन में क्या हो रहा है, एस पॉइंट पर एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है, फर्मों को लाभ ज़्यादा हो रहा है, प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है, जिससे क्या होगा, मार्केट में नई फर्म जो है वो अट्रैक्ट होगी, नई फर्मों की एंट्री होगी। और नई फर्मों की एंट्री होने से हमारा जो डिमांड कर्व है वो एक तरह से क्या होगा, ये जो डी डी है उससे क्या हो जाएगा, डी डी लेफ्ट की तरफ एक तरह से क्या होगा, धीरे धीरे वो शिफ्ट होना प्रारंभ हो जाएगा। और ये जो डिमांड कर्व हमारा है, क्योंकि देखिए बाजार में जब नई फर्में आएगी, नई फर्मों की एंट्री होने से क्या होगा, कॉम्पिटिशन बढ़ेगा, और कॉम्पिटिशन बढ़ने से क्या होगा, लाभ जो है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे, और समाप्त होकर वो कहां पे आ जाएंगे, जो एवरेज रेवेन्यू है उसके इक्वल हो जाएंगे, मतलब ए आर इक्वल टू ए सी हो जाएगा लॉन्ग रन में।
तो शॉर्ट रन में अगर हमारा डिमांड कर्व डी है तो बाजार में जब नए फर्में एंट्री करेगी तो नए फर्मों के एंटर करने से एक तरह से क्या होगा, धीरे धीरे जो डिमांड कर्व हमारा है वो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा। और ये जो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो रहा है कब तक होता रहेगा, जब तक कि ये जो एलएससी कर्व है उसको ये टच नहीं करे। जैसे इस एफ पॉइंट पर अगर हम देखें कि डिमांड कर्व धीरे धीरे लेफ्ट शिफ्ट होने के बाद में इस एफ पॉइंट पर जो हमारा डिमांड कर्व नया क्या बन गया, डी एन डी एन, ये क्या कर रहा है, एलएससी कर्व को एफ पॉइंट पर टच कर रहा है। तो जब तक ये टच नहीं करता है ये हमारा जो डिमांड कर्व है वो इधर शिफ्ट होता रहेगा और कहाँ तक आ जाएगा, इस एफ बिंदु पर। तो हमारा नया डिमांड कर्व जो वो क्या बन गया, डी से अब जो नया डिमांड कर्व है वो क्या बन गया, डी एन। क्लियर हो गया कि जो नया डिमांड कर्व वो क्यों हुआ है, क्योंकि मार्केट में जब एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट होता है तो बाजार में नए फर्मों की एंट्री होगी और नई फर्मों की एंट्री होने से जो कंपटीशन है वो बढ़ेगा और कंपटीशन बढ़ने से क्या होगा, जो लाभ हैं, जो एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। और लाभ समाप्त होने की जो कंडीशन वो क्या है, एवरेज रेवेन्यू जो है वो एवरेज कॉस्ट के इक्वल हो जाएगी। तो ये जो हमारा डिमांड कर्व है वो किसको दर्शा रहा है, एवरेज रेवेन्यू को बता रहा है। और ये जो हमारा लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व हैं दोनों कहाँ पे बराबर हैं, इस एफ पॉइंट पर दोनों बराबर हैं। तो नया जो संतुलन है वो कहाँ पे स्थापित होगा, इस एफ बिंदु पर स्थापित होगा। एफ बिंदु पर एलएसी जो है वो एक तरह से क्या कर रहा है, डिमांड कर्व को टच कर रहा है। तो एफ पॉइंट जो हमारा ये है वो एक तरह से क्या है, परमानेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाएगा। ठीक है, हमारा जो स्थायी संतुलन है परमानेंट इक्विलिब्रियम में वो कहाँ पे होगा, इस एफ पॉइंट पर होगा, जहां पे प्रोडक्ट की प्राइस कितनी होगी, ओ से लेकर पी तक होगी और आउटपुट कितना होगा, ओ से लेकर बी तक होगा। अब यहां पर अगर हम देखें जो प्रोफेसर चेम्बरलिन क्या कहते हैं कि वास्तव में उत्पादन का जो स्तर वो कितना है, ओ से लेकर बी तक है, जबकि जो ऑप्टिमम लेवल है, जो आइडियल लेवल है वो कितना है, ओ से लेकर एम तक है। तो ओ से लेकर एम तक आइडियल जो आउटपुट है और एक्चुअल आउटपुट कितना है, ओ से लेकर बी, इन दोनों का जो डिफरेंस है, कितना डिफरेंस है दोनों के बीच में, बी से लेकर एम तक। तो बी से लेकर एम तक का जो डिफरेंस है वो एक तरह से क्या है, एक्सेस कैपेसिटी को दर्शाता है। जब मार्केट में प्राइस कंपटीशन अगर नहीं होता है, प्राइस कंपटीशन अगर अब्सेंस है, तो ऐसी कंडीशन में जो ये हमारा डिमांड कर्व है, ठीक है, जो परसीव्ड डिमांड कर्व है उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह जाती है और वो अब नीचे शिफ्ट नहीं हो सकता। ये जो हमारा डिमांड कर्व है वो नीचे की तरफ शिफ्ट नहीं होगा। अब इस डिमांड कर्व की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती। इसकी इंपॉर्टेंस कब होती है, जब मार्केट में कंपटीशन होता है। ठीक है, जब हमने डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें हमने पढ़ा था कि प्राइस स्थिर है या नहीं है। तो देखिए अब इस डिमांड कर्व की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती है, तो जो संतुलन है वो कहाँ पे स्थापित हो जाएगा, इस एफ पॉइंट पर संतुलन इक्विलिब्रियम निर्धारित हो जाएगा, जहां पे कीमत कितनी होगी, प्राइस कितनी होगी, ओ से लेकर पी होगी, आउटपुट कितना होगा, ओ से लेकर बी होगा, और जो आइडियल आउटपुट है वो कितना है, ओ से लेकर एम तक है, और एक्सेस कैपेसिटी जो होगी वो कितनी होगी, बी से लेकर एम तक होगी। तो प्रोफेसर चेम्बरलिन क्या कहते हैं कि जब मार्केट में एक्टिव प्राइस कंपटीशन होता है तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में जो फर्म है वो किसी तरीके की एक्सेस कैपेसिटी क्रिएट नहीं करेगी। एक्सेस कैपेसिटी जो है वो कब होगी मार्केट में, जब मार्केट में फर्मों की जो एंट्री है वो फ्री हैं, लेकिन साथ ही साथ मार्केट में प्राइस कंपटीशन नहीं होना चाहिए। अगर कीमत प्रतियोगिता नहीं है तो ऐसी कंडीशन में एक्सेस कैपेसिटी होगी। अब देखिए प्रोफेसर चेम्बरलिन थे, उन्होंने जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है उसमें प्राइस कंपटीशन एक तरह से अब्सेंस होता है, कीमत प्रतियोगिता का अभाव होता है, उसके कुछ उन्होंने रीज़न बताए हैं। वो कौन कौन से रीज़न है उनको हम एक बार देख लेते हैं कि जो चेम्बरलिन है वो क्या कहते हैं, मोनोपोलिस्टिक मार्केट में एक तरह से क्या होगा, जो प्राइस कंपटीशन है वो नहीं होता है, कीमत प्रतियोगिता एक तरह से नहीं पाई जाती है। उसके कौन कौन
कि जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है उसमें फर्म एक तरह से क्या करती हैं, जियो और जीने दो की जो नीति होती हैं उस पे काम करती हैं। मतलब वो एक तरह से क्या करती हैं, प्राइस को कट करने का प्रयास नहीं करती। वो क्या करती हैं, जो अपना प्रोडक्ट है उसको ज़्यादा बेचने के लिए एक तरह से प्रयास करती हैं। अधिकतम लाभ जो मैक्सिमम प्रॉफिट होता है उसको वो नहीं देखती, वो एक तरह से क्या देखती हैं, नॉर्मल प्रॉफिट। और वो ये मान लेती हैं कि बाजार में उसका जो टोटल डिमांड है उस प्रोडक्ट की, उसमें से कुछ भाग जो है वो बेचने में सफल हो जाएगी। तो वो अपनी वस्तु का जो भाग है उसको बेचने के लिए एक तरह से कार्य करती रहती हैं। इसी तरीके से दूसरा है कि जो बाजार हैं, ठीक है, उसमें एक तरह से क्या होते हैं, विभिन्न जो फर्में हैं वो एक तरह से आपस में क्या करती हैं, किसी प्रकार का कोई फॉर्मल या इनफॉर्मल जो औपचारिक और अनौपचारिक समझौता है वो कर सकती हैं। या कहने का मतलब है कि कुछ फर्में जो आपस में मिलकर क्या कर सकती हैं, कोई एसोसिएशन बना सकती हैं, कोई संगठन बना सकती हैं, और जिससे क्या होगा, कीमत जो होगी वो एक तरह से निश्चित होगी, कीमत में कटौती नहीं करनी पड़ेगी। तीसरा जो कारण है कीमत में कटौती नहीं करने का वो क्या है, बिजनेस और प्रोफेशनल एथिक्स आल्सो प्रिवेंट देम फॉर फ्रॉम डिस्टर्बिंग द मार्केट बाय प्राइस कटिंग। बहुत सारी जो फर्में हैं वो वस्तु की कीमत को करना, एक तो कीमत में कटौती करना एक तरह से वो अच्छा नहीं माना जाता, उसको एक तरह से क्या माना जाता है, अनैतिक माना जाता है। इसी तरीके से चौथा जो कारण उन्होंने दिया वो क्या बताया, जो मोनोपोलिस्टिक फर्म है वो एक तरह से क्या सोचती हैं कि उनके द्वारा उत्पादित वस्तु की कीमत अगर कम की जाएगी तो जो कंज्यूमर्स हैं, जो उपभोक्ता हैं, उनमें हो सकता है कि गलत थिंकिंग, वो गलत सोचने लग जाए, उनमें भ्रम हो सकता है कि जो प्राइस कम हो रही है तो हो सकता है कि जो वस्तु हैं वो अच्छी क्वालिटी की नहीं है। क्योंकि रियल लाइफ में अगर हम देखते हैं बहुत सारे जो कंज्यूमर होते हैं वो क्या करते हैं कि जो चीज़ महंगी होती है उसको वो अच्छा समझ लेते हैं, और जिसकी प्राइस कम होती है उसको वो अच्छा नहीं मानते हैं। तो फर्मों का ये भी सोचना है कि प्राइस अगर कम कर देंगे तो लोगों को लगेगा कि इसकी जो क्वालिटी है वो एक तरह से खराब हो गई हैं। और फिर उन्होंने फाइनली जैसे नेक्स्ट बताया है कि जो फर्में होती हैं वो एक तरह से क्या करती हैं, कीमत को स्थिर बनाए रखने के लिए प्रयास करती हैं। कीमत में कमी करने की तुलना में वो क्या करती हैं, जो नॉन प्राइस कंपटीशन होता है उसका सहारा वो लेती है। मतलब अपनी वस्तुओं को ज़्यादा बेचने के लिए वो एक तरह से क्या करती हैं, जैसे कि कुछ स्कीम निकाल देती हैं जिसको हम नॉन प्राइस कंपटीशन कहते हैं। जैसे कि आपको कोई चीज़ परचेज करोगे, बदले में आपको कूपन मिल जाएगा, उस कूपन को स्क्रैच करोगे तो आपके कुछ इनाम खुल जाएगा। इस तरीके की जो स्कीम्स होती हैं वो एक तरह से लाती हैं। और साथ ही साथ जो लास्ट कारण